हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं यूपी पीसीएस के टेस्ट सीरीज, जिसमें कि हम लोग यहाँ पर करेंगे दृष्टि आईएएस का टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो ये बहुत सारे टेस्ट खोए जा रहे हैं, जिसमें कि जो जो मिल रहे हैं हम लोग उसको कराते जा रहे हैं। तो ये दृष्टि का है। तो अगर आप यूपी पीसीएस का एग्जाम देना चाहते हैं प्रीलिम्स का, तो डेट बहुत नजदीक आ गया, 17 मार्च का एग्जाम है, तो टेस्ट दीजिए। तो ये देखिए टेस्ट सीरीज 1 है। ठीक है, तो चलिए, ये 2 घंटे का पेपर होगा, इसमें 150 क्वेश्चन हम लोग किया जाएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? इलाहाबाद और कड़ा ने सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया। दूसरा है, शाह आलम द्वितीय ने युद्ध खर्च की भरपाई के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी देने का फरमान जारी करने पर सहमति व्यक्त की। अब बताना है कि कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक, केवल दो, या तो दोनों गलत है। तो इसमें देखिए, इसमें केवल एक कथन सही है। पहला कथन सही सही है और दूसरा गलत है, तो इसलिए जो है केवल एक कथन सही है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अब सुजाउद्दौला ने इलाहाबाद और करा को सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंपने की सहमति व्यक्त की थी, इसलिए पहला सही हो जाएगा। लेकिन दूसरा क्यों गलत है? तो दूसरा है कि शाह आलम द्वितीय ने 26 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान जारी करने की सहमति व्यक्त की थी। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके अधिनियम के वर्ष के संबंध में कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कारखाना अधिनियम, शारदा अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम। देखिए यहाँ पे कूट का प्रयोग है। अब देखिए, इसमें आप लोग देख सकते हैं, या तो पहला आएगा पहले और या तो दूसरा आएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग करेंगे, देखिए पहले कारखाना अधिनियम का डेट याद रखिए, ये 1947 का है, 1947 का हो जाएगा। और दूसरा क्या है, शारदा अधिनियम। तो शारदा अधिनियम हो जाएगा 1929 का। और उसके बाद 1961 में आया था आपका दहेज अधिनियम। और 1954 में आया था विशेष विवाह अधिनियम। ठीक है, थोड़ा सा पेन का साइज पता कर देता हूँ। ओके, तो देखिए ये 54 का है और ये 61 का, तो बताइए कौन सा सही होगा? तो पहले तो शारदा आएगा, तो ये पहला वाला काट दीजिए। शारदा के बाद क्या आएगा? तो शारदा के बाद आ जाएगा आपका 1947। तो ऑप्शन हो जाएगा 2 और 1, इसमें है 2 और 1, ऑप्शन नंबर बी में है। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने बिहार में 1857 के विद्रोह को दबाया? जॉन निकोलस, या जनरल ह्यूरोज, या या सर कॉलिन कैपेबल, या विलियम टेलर। देखिए कहाँ पर ब्रिटिश अधिकारी ने बिहार में, बिहार की बात कर रहा है, तो यह था विलियम टेलर, ऑप्शन डी है विलियम टेलर। तो ये विलियम टेलर कहाँ पे था? बिहार में था उस टाइम। दिल्ली में कौन था? तो दिल्ली में देखिए उस समय के भारतीय नेता थे बहादुर शाह द्वितीय। और वहां का अधिकारी किसको नियुक्त किया गया था विद्रोह को दबाने के लिए? तो जॉन निकोलो से किया गया था। कहाँ पर? ये दिल्ली में। और उसके बाद आपका वो थे लखनऊ में। तो लखनऊ में बेगम हैरत महल थी, जो कि हेनरी लॉरेंस थे। कानपुर में थे नाना साहब, तो उनके का ये कालीन कैंपेबल था। ये कालीन कैंपेबल कहाँ पर? कानपुर में। क से कालीन, क से कानपुर याद रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद झांसी से ग्वालियर लक्ष्मीबाई और ताता टोपे। ठीक है, झांसी में लक्ष्मीबाई, ये तो सबको पता है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। और ताता टोपे जो थे ग्वालियर। तो ये जनरल ह्यूरोज थे, जनरल ह्यूरोज। इसी ने कहा था कि पूरे संगठन में सबसे एक ही मर्द है, वो झांसी की रानी को बोला था। ठीक है, और भी देख लीजिए, जैसे बरेली, तो बरेली में खान बहादुर खां थे और वहां के कालीन कैपेबल ही था। इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली था, जो कि कर्नल ओंसिल था। और उसके बाद बिहार में कुंवर सिंह, जो कि विलियम टेलर। हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है, तो सबका याद हो गया क्वेश्चन। इसको याद कर लीजिए, क्या पता किस प्रकार पूछ ले, तो वीडियो को दोबारा सुन लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। और नीचे देखिए, यहाँ पर घटनाएं दिया है और यहाँ पर सूची दिया है। यहाँ पे वायसराय। ठीक है, इल्बर्ट घटनाएं, इल्बर्ट बिल, काकोरी संयंत्र, लखनऊ समझौता और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। तो पूछ रहा है कि कौन से इसमें वायसराय कौन से में थे? तो देखिए ये इस समय जो थे इल्बर्ट बिल के समय ये रिपन था इस टाइम। तो यहाँ रिपन लगा लीजिए। ऑप्शन का देखेंगे अभी इसमें कौन है। काकोरी संयंत्र में, तो काकोरी संयंत्र में उस समय लॉर्ड रीडिंग था, रीडिंग। और उसके बाद लखनऊ समझौता में, तो ये चेम्सफोर्ड था, लखनऊ समझौता में चेम्सफोर्ड। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस में वेवेल था, वेवेल। तो देखिए ये हो जाएगा, फिर आपका पहला हो जाएगा रिपन, और फिर रिपन हो जाएगा, फिर दूसरा हो जाएगा रीडिंग, फिर तीसरा हो जाएगा चैम्सफोर्ड, और फिर चौथा हो जाएगा वेवेल।
तो आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, लाइन से है, पहले ऐसे फिर ऐसे, 4 3 2 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन वाइकोम सत्याग्रह से संबंधित था? वाइकोम, याद रखिए वाइकोम सत्याग्रह, ठीक है। तो ये पी कृष्णा पिल्लई, के जी मसरूवाला, या के केलप्पन, या तो मातंगिनी हजारा। तो इनको याद रखिए, के केलप्पन है ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये त्रावणकोर की रियासत में सामंती, सैन्यवादी और रीति रिवाजों से ग्रस्त सरकार की क्रूर व्यवस्था से थी। और इनकी त्रावणकोर में कुछ सबसे कठोर, परिष्कृत और क्रूर सामाजिक मानदंड एवं रीति रिवाज देखे गए थे। एझावा और पुलाया जैसी निम्न जातियों को दूषित माना जाता था और उन्हें ऊंची जातियों से दूर रखने हेतु कई नियम लागू थे। 30 मार्च 1924 को सत्याग्रहियों ने, 30 मार्च को, ठीक है, 30 मार्च 1924 को सत्याग्रहियों ने न केवल मंदिर में प्रवेश पर बल्कि मंदिरों के आसपास की सड़कों पर चलने पर भी प्रतिबंध सहित विभिन्न गैर कानूनी सामाजिक मानदंडों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। माधवन केपी केशव मेनन, जो केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन सचिव थे, और कांग्रेस नेता एवं शिक्षावादी के केलप्पन, जिन्हें केरल के गांधी के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है? के केलप्पन को। तो वो वाइकोम सत्याग्रह आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है। ये वर्ष 2024 में वाइकोम सत्याग्रह की शताब्दी वर्ष थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। नीचे दो कथन दिए गए हैं, उसे कथन और कारण क्वेश्चन है। तो चलिए, कथन है, डच और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनियों दोनों ने मसूलीपट्टनम शहर को नियंत्रित करने का प्रयास किया, और क्योंकि यह 17वीं शताब्दी में पश्चिमी तट पर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया था। तो नीचे का कूट का प्रयोग करिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, इसमें ए सही है लेकिन आर गलत है, महत्वपूर्ण बंदरगाह नहीं बन गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मसूलीपट्टनम शहर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है और यह 17वीं शताब्दी में गहन आर्थिक गतिविधियों का केंद्र था। डच और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मसूलीपट्टनम को नियंत्रित करने का प्रयास किया, क्योंकि यह आंध्र तट पर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया था, ठीक है, आंध्र तट पर, न कि पश्चिमी तट पर। आंध्र किधर है? पूर्वी तट पर है, यहाँ पूर्वी लिखता तो सही रहता। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन के कार्यालय से संबंधित नहीं है? बंगाल का विभाजन, भारतीय लोक सेवा मंडल का गठन, अकाल आयोग स्थापना, या हंटर गठन। तो कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, हंटर आयोग गठन, ठीक है। तो वर्ष 1882 में क्या था? सरकार ने 1854 की प्रेषण के बाद देश की शैक्षिक प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया, जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू हंटर ने की थी, ठीक है, डब्ल्यू हंटर ने की थी। हंटर आयोग की सिफारिशों का प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर केंद्रित था। तो किस शिक्षा पर किसका है? हंटर। क्वेश्चन नंबर 8 है, लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने वर्ष 1921 में सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की, और दूसरा कथन है, उन्होंने स्वराज पार्टी के गठन में भी भाग लिया था। तो कौन सा कथन सही होगा? 1 2 या दोनों, या कोई नहीं? तो इसमें हो जाएगा आपका दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। श्रमिक संघ आंदोलन की शुरुआत से पहले भारत का पहला श्रमिक नेता कौन था? तो ये है नारायण मेघाजी लोखंडे। तो वर्ष 1980 में एनएम, इनको बोलते हैं एनएम लोखंडे ने बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की, जो भारत में पहला संगठित श्रमिक संघ था। उन्होंने बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की और मराठी में दीनबंधु नामक पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया था। लाला लाजपत राय 19वीं सदी के अंत और 12वीं सदी के 20वीं सदी तक शुरुआत, 12वीं नहीं 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हिंदू महासभा और आर्य समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह एक लेखक और पत्रकार भी थे, और उनकी रचनाओं में द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन एवं अनहैप्पी इंडिया शामिल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पर 10 में है, जमींदारी प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब 3 कथन सही है, एक सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है? तो इसने निश्चित किराए या अधिभोग अधिकारों के प्रावधान के बिना सदस्यों की भूमि अधिकारों को अस्थायी रूप से स्थापित कर दिया। दूसरा है, इसे वर्ष 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त के माध्यम से पेश किया गया था। तीसरा है, इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व सीधे किसानों से वसूला जाता था। और चौथा है, यह बंगाल, बिहार और उड़ीसा में प्रचलित था। कौन सा कथन सही होगा? तो इसमें देखिए ऑप्शन सी जो है, ये कथन हो जाएगा गलत। तो इसको सही मान लेंगे क्योंकि गलत पूछा है।
तो इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व सीधे किसानों से वसूला जाता था, ये कथन गलत है, जमींदारों को दिया गया था किसानों को वसूलने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस यानी AITUC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाला लाजपत राय को AITUC के पहले सचिव महासचिव के रूप में चुना गया था, और दूसरा है कांग्रेस के वर्ष 1922 के गया अधिवेशन में AITUC के गठन का स्वागत किया गया और इसकी सहायता के लिए एक समिति का गठन किया गया। कौन सा कथन इसमें सही होगा? तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका केवल दो है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 कथन सही है। तो देखिए अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को हुआ था, ठीक है। तो और लाला लाजपत राय AITUC के पहले अध्यक्ष और दीवान चमन लाल को पहले महासचिव के रूप में चुना गया था। लाला लाजपत राय को महासचिव के रूप में चुना गया था, यहाँ पे कथन गलत हो गया है। और दूसरा है फिर इसमें कि प्रारंभ में लेबर पार्टी के सामाजिक लोकतांत्रिक विचारों से प्रभावित थे और अन्य नेताओं जिन्हें एक एकड़ के साथ यानी कि AITUC को एकड़ के साथ में संपर्क बनाए रखना था। और इसमें बहुत सारे नेता थे जैसे कि नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू। इसमें उनमें नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, CF एंड्रयूज और JM सेनगुप्ता, सत्यमूर्ति, बीबी गिरी और सरोजिनी नायडू भी शामिल थे। ये प्रमुख कांग्रेस और स्वराजवादी नेता CR दास ने AITUC के तीसरे एवं चौथे सत्र की अध्यक्षता की। कांग्रेस के गया अधिवेशन 1922 में एटक के गठन का स्वागत किया गया था, ठीक है। तो ये गया अधिवेशन पूछा होता है, गया अधिवेशन का तो 1922 हो गया। सब कहाँ अधिवेशन हुआ था याद करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। हंटर शिक्षा आयोग, चार्ल्स वुड डिस्पैच, ली आयोग और रैले आयोग। पूछ रहा है इनका कालक्रम। तो देखिए इसमें पहले तो चार्ल्स डिस्पैच आए थे, उसके बाद हंटर आयोग आया था और उसके बाद रैले आयोग और ली आयोग। इनका डेट याद करने के लिए देखिए इसमें हंटर है ना, हंटर शिक्षा आयोग, तो ये आपका 1882 का है, 1882। उसके बाद चार्ल्स वुड है तो ये आपका 1854 का है। और ली आयोग आपका हो जाएगा 1924 का। और रैले आयोग जो है 1902 का है, 1902 का, ठीक है। तो 2143 हो जाएगा, 1854, 1882 और फिर ये 1902, 1924, ठीक है। इनके बारे में अगर पढ़ना चाहे तो आप लोग नोट कर लीजिए और लिख लीजिए और इनको याद कर लीजिए, ठीक है। हंटर आयोग, शिक्षा आयोग, ये कैसे कैसे आया हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पवना विद्रोह संबंधित है, जमींदारों के दमनकारी नीतियां, पाबना के कानून अभाव का। तो ये हो जाएगा जमींदारों की दमनकारी नीति, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, यूपी किसान सभा का गठन कब किया गया था? यूपी किसान सभा का तो यह किया गया था 1918 में। इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय ने वर्ष 1918 में लखनऊ में उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना की। जून 1919 तक यूपी किसान सभा की 450 शाखाएं थी। अन्य प्रसिद्ध नेताओं ने बाबा रामचंद्र, दुर्गापाल सिंह और झिंगुरी सिंह शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, वारेन हेस्टिंग ने निम्नलिखित उद्देश्य से कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। भारत में प्राच्य शिक्षा में रुचि को पुनर्जीवित करना, कंपनी के दरबार में ब्रिटिश प्रशासन की सहायता के लिए योग्य भारतीयों को तैयार करना, स्थानीय भाषा में शिक्षा को बढ़ावा देना और बेहतर प्रशासन के लिए ब्रिटिश नागरिकों को मुस्लिम रीति रिवाजों और कानूनों में प्रशिक्षित करना। कौन सा कथन सही होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंपनी के दरबार में ब्रिटिश प्रशासन की सहायता से लिए योग्य भारतीयों के तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 16 है, सांप्रदायिक पंचायत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यह लोथियन समिति के सिफारिशों पर आधारित था। और दूसरा है, सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई थी। तो कौन सा कथन सही होगा? तो ये हो जाएगा केवल एक कथन सही है, ठीक है। सभी प्रांतों में 33% महिलाओं को आरक्षित नहीं किया गया था, तो दूसरा गलत है, पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, नेटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? अरे तो सबको ही पता होगा, महात्मा गांधी ने किया था। तो चलिए कहाँ पे किया गया था नेटाल इंडियन कांग्रेस का? तो ये 1895 में किया गया था, दक्षिण अफ्रीका में। भारतीयों के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए गठित किया गया था ये। क्वेश्चन नंबर 18 है, विभिन्न विद्वानों द्वारा 1857 के विद्रोह के वर्णन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत बताना है, ठीक है। तो याद रखिए गलत में, तो आउटर अंग्रेजों को भारत से उखाड़ फेंकने का मुस्लिम षड्यंत्र, सही। कार्ल मार्क्स अंग्रेजों द्वारा पूर्व में ही प्रारंभिक सामाजिक प्रगति का विस्तार, सही। आर होम्स ईसाई धर्म के खिलाफ युद्ध, ये गलत है। और तीसरा है,
चौथा है बेंजामिन इजरायली राष्ट्रीय उद्यान, ये सही उत्तर है। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा गलत, हो जाएगा सही, क्योंकि नहीं पूछा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1889 में ब्रिटेन में की गई थी। और दूसरा है, इसका उद्देश्य ब्रिटेन में जनता को भारतीय मुद्दों के बारे में जागरूक करना है। कौन सा कथन सही होगा, एक, दो या दोनों या कोई नहीं? तो ये हो जाएगा आपका दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, दोनों कथन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से किस संगठन से साथ विलय हो गया था? कांग्रेस का पूछ रहा है। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ के साथ विलय हो गया था। कांग्रेस के पूर्व संघों में इंडियन नेशनल एसोसिएशन सबसे महत्वपूर्ण था और इसका उद्देश्य वैध तरीके से लोगों की राजनीतिक, बौद्धिक एवं भौतिक उन्नति को बढ़ावा देना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी और इंडियन नेशनल एसोसिएशन का वर्ष 1886 में कलकत्ता में कांग्रेस की दूसरी बैठक के दौरान विलय हो गया। सुरेंद्र बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 21 से निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। बंगाल का विभाजन का लागू हुआ, सूरत विभाजन और बंगाल विभाजन के विरुद्ध बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है। तो इनमें से कौन सा कालक्रम लगाना है कालक्रम के हिसाब से? तो देखिए, ये पहले बंगाल विभाजन के विरुद्ध बहिष्कार प्रस्ताव का पारित किया गया था। ये 1905 में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा 1905 में ही बंगाल विभाजन के विरुद्ध बहिष्कार भी किया गया था। बहिष्कार किया गया था 1905 में, अक्टूबर में हुआ था। ये अगस्त का था। और ये 1905 में जो कांग्रेस स्वराज नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है। तो ये आपका अक्टूबर 1905 का है। फिर दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि 1906 का है, ये 1906 का है। और बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था आपका 1905 में, और ये हुआ था आपका दिसंबर में। ठीक है, डेट मंथ भी याद करना है। और सूरत विभाजन कब हुआ था? तो सूरत विभाजन हुआ था आपका 1907 में, और ये भी हुआ था आपका दिसंबर में। तो इस प्रकार आपका हो जाएगा 3, 1, 4, 2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 3, 1, 4, 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज ने सामाजिक जागरूकता के लिए कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया? तो यह किया गया था आपका सुबोध पत्रिका। ठीक है, तो प्रार्थना समाज हिंदू धर्म के भीतर एक सुधार आंदोलन था। इसकी स्थापना वर्ष 1867 में हुई थी और इसने महाराष्ट्र पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर राज्य में क्या परिवर्तन हुए थे? मैसूर का नया राज्य कृष्णराज तृतीय को सौंप दिया गया और जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार कर ली। दूसरा है, विलियम बेंटिक ने वर्ष 1831 में कुशासन के आधार पर मैसूर पर अधिकार कर लिया। तीसरा है, लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1881 में राज्य को उसके शासक को बहाल कर दिया। तो कौन सा कथन इसमें सही होगा? तो ये हो जाएगा आपका, तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, इल्बर्ट बिल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्बर्ट बिल के बारे में देख लीजिए। इसमें प्रस्तावित किया गया कि भारतीय मजिस्ट्रेट यूरोपीय लोगों पर आपराधिक मामलों में मुकदमा चलाएंगे। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हुआ था कि इसमें देखिए, यह विधेयक लॉर्ड रिपन ने भारतीय दंड संहिता से नस्ली पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए पेश किया। तत्कालीन प्रचलित कानून के अनुसार किसी यूरोपी पर केवल यूरोपीय न्यायाधीश मजिस्ट्रेट द्वारा ही मुकदमा चलाया जा सकता था। यूरोपीय लोगों ने सीपी इल्बर्ट द्वारा पेश किए गए इल्बर्ट बिल का कड़ा विरोध किया, जिसने इस तरह की भेदभावपूर्ण प्रथा को समाप्त करने की मांग की थी। हालांकि रिपन को भारत में अंग्रेज लोगों को संतुष्ट करने के लिए बिल में संशोधन करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि अंग्रेज पर भारतीय मजिस्ट्रेटों द्वारा मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। अंततः बिल वापस ले लिया गया एवं बाद में इसे पुनः प्रस्तुत किया गया, जिसे 1884 में अधिनियमित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संधि है और संबंधित देश है। तो कह रहा है कि पेरिस की संधि अमेरिका और गंडमक की संधि अफगानिस्तान और संगौली की संधि वर्मा और यरनाम्बू की संधि नेपाल। कौन सा कथन इसमें सही है? तो देखिए, इसमें केवल पहला और दूसरा कथन जो है सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा केवल 1 और 2, और बाकी कथन गलत है।
तो सुगौली संधि 1815 में नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हस्ताक्षर हुए थे और 4 मार्च 1816 में इसकी पुष्टि की गई थी, इसलिए तीसरा कथन गलत हो जाएगा। और प्रथम आंग्ल बर्मी युद्ध की समाप्ति के साथ 1826 में यंडाबो की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है, तो ये नेपाल गलत है। क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर विद्रोह है और यहाँ पर वर्ष दिया गया है, कौन सा विद्रोह कब हुआ था। अहोम विद्रोह, तो अहोम विद्रोह हो जाएगा 1769। तो इसको मिला लीजिए, अहोम विद्रोह को आपको अहोम विद्रोह हो जाएगा 1828 का, और पोलीगर्स विद्रोह हो जाएगा 1795, और मोमारिस विद्रोह हो जाएगा आपका 1769, और पाइका विद्रोह तो ये हो जाएगा 1817, ठीक है। तो इस प्रकार आपका हो जाएगा 4, 3, 2, 1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, खिलाफत आंदोलन से प्रत्यक्ष संबंधित नेता कौन नहीं था। देखिए, मोहम्मद अली, हजरत मोहानी, मौलाना शौकत अली या मोहम्मद इकबाल, कौन नहीं था। तो यह है मोहम्मद इकबाल। इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। मोहम्मद इकबाल एक कवि दार्शनिक थे जिन्होंने खुदी के दर्शन को बढ़ावा दिया, जो इस्लामी दुनिया के बौद्धिक एवं सांस्कृतिक पुनर्निर्माण से संबंधित था। सारे जहां से अच्छा औपचारिक रूप से तराना ए हिंदी के रूप में जाना जाता है। यह उर्दू कविता की गजल शैली में कवि मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखे गए बच्चों के लिए एक उर्दू भाषा का देशभक्ति गीत है। यह कविता 1904 में प्रकाशित हुई थी। इन्हें व्यापक रूप से पाकिस्तान आंदोलन को प्रेरित करने वाला माना जाता है। उन्हें पाकिस्तान का आध्यात्मिक पिता कहा जाता है। खिलाफत आंदोलन की स्थापना वर्ष 1919 में मोहम्मद अली और शौकत अली, आमतौर पर अली बंधुओं के रूप में जाना जाता है, के नेतृत्व में हुई थी। हजरत मोहानी वर्ष 1907 तक कांग्रेस से जुड़े रहे। बाल गंगाधर तिलक के पार्टी छोड़ने के तुरंत बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। वह तिलक के करीबी सहयोगियों में से एक थे। मौलाना हजरत मोहानी ने वर्ष 1921 में इंकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लिखा था? मौलाना हजरत मोहानी ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है। निम्नलिखित में से किस संधि ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के मार्ग प्रशस्त किया था? तो यह किया था बेसिंगी संधि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेसिंगी संधि। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से पहले पेशवा बनने के लिए उनकी मदद प्राप्त करने के लिए रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच सूरज की संधि 1775 के हस्ताक्षर किए गए थे। वर्ष 1777 में नाना फडणवीस ने फ्रांसीसी बंदरगाह हासिल करके ब्रिटिश कलकत्ता काउंसिल के साथ अपनी संधि का उल्लंघन करने की कोशिश की। अंग्रेजों ने पुणे की ओर एक सेना भेजकर जवाबी कार्रवाई की। महादजी सिंधिया की कमान में मराठों ने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जीता। बड़गांव की संधि 1779 पर हस्ताक्षर किए। बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बेसिंग की संधि 1802 में हुई थी। कब हुई थी? 1802 में हुई थी। और किसके बीच हुई थी? तो बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। कभी कहेगा कि बाजीराव के साथ हुई थी, तो बाजीराव द्वितीय के साथ में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है। निम्नलिखित में से किसने प्राउड रिजर्व की नीति लागू की? प्राउड रिजर्व कौन किया था? तो यह किया था लिटन ने, ठीक है। लिटन कब था? 1876 में भारत के वायसराय बने। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथन कारण है। कथन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, सी राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे कई वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी, क्योंकि इस आंदोलन की विदेशी मानद और सरकारी उपाधियों का बहिष्कार एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखिए दोनों कथन सही है, सही स्पष्टीकरण भी कर रहा था। ऑप्शन नंबर 20 को लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत के लिए संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का विचार रखा था? तो ये रखा था स्वराज पार्टी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वराज पार्टी ने रखा था। क्वेश्चन नंबर 32 है। बोस ने मार्च 1940 में रामगढ़ में एक समझौता विरोधी सम्मेलन बुलाया, जो एक संयुक्त प्रयास था। फॉरवर्ड ब्लॉक, किसान सभा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो कुल का प्रयोग करिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो उसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 2 सही है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। निम्नलिखित युग्मों में विचार कीजिए। समाचार पत्र पत्रिका संस्थापक या संपादक की कौन सी सुमेलित नहीं है? हिंदू पेटियार गिरीशचंद्र घोष,
बंगत दर्शन दयाल सिंह मजीठिया और भारतीय समाजशास्त्री श्याम जी कृष्ण वर्मा या परिदर्शक विपिन चंद्र। तो ये हो जाएंगे आपके बंग दर्शन दयाल सिंह मजीठिया। बंग दर्शन, तो बंग दर्शन ये बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ठीक है, इसको हटा दीजिए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए कथन और कारण क्वेश्चन है। कथन है, गांधी जी ने भारतीय लोगों से 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में हिंसा दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया, क्योंकि इस एक्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया था। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही होगा। तो देखिए इसमें दोनों कथन सही है, सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो गांधी जी ने भारतीय लोगों से 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस, अपमान और प्रार्थना और हड़ताल प्रदर्शन के रूप में मनाने के लिए कहा था। तो कथन सही हो गया। वर्ष 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया, जिसे अंग्रेजों ने तत्कालीन समय में पारित किया था। इस एक्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया था। रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ, हालांकि यह काफी हद तक शहरों तक ही सीमित था। अप्रैल 1919 में देश में कई प्रदर्शन और हड़तालें हुई एवं सरकार ने उन्हें दबाने के लिए क्रूर उपाय अपनाए। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को अमृतसर में जनरल डायर द्वारा किया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी दमन का एक हिस्सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सितंबर 1928 में स्थापित हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक सदस्य थे? भगत सिंह, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी, अजय घोष और फणींद्र नाथ घोष। कूट का प्रयोग करिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये हो जाएंगे आपके भगत सिंह और जोगेंद्र नाथ चटर्जी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 से फॉरवर्ड ब्लॉक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फॉरवर्ड ब्लॉक जहां भी आया तो याद रखिए सुभाष चंद्र बोस। इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के भीतर एक नई पार्टी के रूप में की गई थी। और दूसरा है, इसके निर्माण के परिणाम स्वरूप सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष के लिए कांग्रेस में कोई भी पद धारण करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। कौन सा कथन सही है? अब देखिए ऐसा कह रहा है, तो देखिए इसमें आपके दोनों के दोनों कथन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 सी। तो क्या हुआ था कि मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके अनुयायियों ने कांग्रेस के भीतर एक नई पार्टी के रूप में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। बोस ने एआईसीसी के प्रस्ताव के खिलाफ अखिल भारतीय विरोध की घोषणा की, जिसके तहत आवश्यकता अनुसार कार्रवाई की गई। अर्थात फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए उनके कदम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, जो कि उन्हें पार्टी से भी नहीं निकाला गया था। उन्हें बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी से हटा दिया गया। 3 वर्ष के लिए कांग्रेस में कोई भी पद संभालने के लिए रोक लगा दिया गया था। तो कौन सा कथन सही हो गया? तो ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित कथनों में से वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये हो जाएगा, साइमन कमीशन के आदेशानुसार ब्रिटिश भारत में वर्ष 1937 में प्रांतीय चुनाव आयोजित किए गए थे। दूसरा है, ये चुनाव सीमित वयस्क मताधिकार पर आधारित था। तीसरा है, कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से भारत सरकार अधिनियम 1935 की पूर्ण स्वीकृति की पुष्टि की, या उपरी सभी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, चुनाव समिति वयस्क मताधिकार पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, इंडियन नेशनल लिबरल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? किसने किया था? तो ये सुरेंद्र बनर्जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किसने भारत महिला परिषद की स्थापना की? तो यह किया था आपका रमाबाई रनराडे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किसने मासिक पत्रिका वितल विध्वंसक शुरुआत की? तो यह किया था गोपाल बाबा वालंकर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, सर सैयद अहमद खान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? वह वर्ष 1878 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने और उनकी निष्ठा को देखते हुए अंग्रेजों ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया। दूसरा है, उन्होंने पर्दा, बहुविवाह और पीरी तथा मुरादी प्रथा का समर्थन किया था। कौन सा कथन सही होगा? तो देखिए इसमें केवल एक कथन सही है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, दूसरा कथन गलत है। उसके बाद आप आता है क्वेश्चन नंबर 42 में है कि देवबंद आंदोलन के पंथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसकी शुरुआत मोहम्मद कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोही ने की थी। दूसरा है, देवबंद पंथ ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का स्वागत किया। कौन सा कूट का प्रयोग करिए, कौन सा कथन सही होगा इसमें? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, वर्ष 1907 में स्थापित इंडियन
सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति सर्वप्रथम किसने प्राप्त की थी? किसने प्राप्त किया था? तो यह किया था नंदलाल बोस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चित्रकला के क्षेत्र में अवनींद्रनाथ टैगोर ने अजंता मुगल में राजपूत चित्रकला से प्रेरणा लेते हुए अपनी रचनाओं में उन्हें स्थान देते हुए भारतीय कला के क्षेत्र में विक्टोरियन प्रकृतिवाद के वर्चस्व को समाप्त किया। भारतीय कला पर एक अमिट छाप छोड़ने वाले नंदलाल बोस वर्ष 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति के पहले प्राप्तकर्ता थे। ठीक है, छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले नंदलाल बोस। ये अरविंद नाथ टैगोर और रविन्द्रनाथ टैगोर को मत लगाइएगा, नंदलाल बोस हैं। 1907 का पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44 से कथन और कारण क्वेश्चन है। देखिए कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी यह समझने में विफल रहे कि अंग्रेजों द्वारा विधान परिषद में किए गए सुधारों का उद्देश्य नरमपंथियों को पुरस्कृत करने के बजाय गर्मपंथियों को अलग अलग थलग करना था, क्योंकि चरमपंथी इस बात से अनभिज्ञ थे कि नरमपंथी आधिकारिक दमन के विरुद्ध उनकी रक्षा की प्राथमिक पंक्ति के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो कूट का प्रयोग करिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन सा कथन सही होगा? तो देखिए इसमें दोनों कथन सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सही व्याख्या नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 45। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? सत्येंद्र सिन्हा वर्ष 1909 में वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। दूसरा है वर्ष 1909 के माल्य मिंटो सुधार के अनुसार इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। तीसरा है अप्रैल 1906 में वरिंद्रनाथ घोष भूपेंद्रनाथ दत्त ने साप्ताहिक युगांतर की शुरुआत की। और चौथा है बारदोली सत्याग्रह का कारण यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा लागू की गई 3 कटिया प्रणाली विरोध था। कौन सा कथन सही होगा इसमें? तो देखिए इसमें आपका कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है, ये कथन सही नहीं है। बारदोली सत्याग्रह यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा की गई 3 कटिया प्रणाली के विरोध नहीं था, ये तो टैक्स के लिए था, टैक्स में वृद्धि करने के लिए था। 3 कटिया प्रणाली तो आपका कब हुआ था? ये बताइए, आप लोग के लिए 3 कटिया प्रणाली बताइए कब हुआ था? 3/20 का था। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है। वर्ष 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा, मदन लाल धिंगरा, मैडम भिकाजी कामा या एनी बेसेंट? तो ये हो जाएगा ये श्यामजी कृष्ण वर्मा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, सी नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में भारतीय छात्रों के लिए एक केंद्र के रूप में इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी इंडिया हाउस शुरू की थी। साथ ही उन्होंने भारतीय कट्टरपंथी युवाओं को एकजुट करने के लिए एक छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत तथा द इंडियन सोशलॉजिस्ट पत्रिका भी निकाली। सावरकर और हरदयाल जैसे क्रांतिकारी इंडिया हाउस के सदस्य बने। क्वेश्चन नंबर 47 है। गदर पार्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका मुख्यालय वैंकूवर में स्थित था और इसकी अन्य शाखाएं अमेरिकी तटीय सुदूर पूर्व क्षेत्र तक विस्तृत थी। दूसरा कथन है, इसके सदस्यों का उद्देश्य भारत में विद्रोह की शुरुआत करना था और वर्ष 1914 में 2 घटनाओं कामागाटा मारू घटना और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत ने इसे अपने उद्देश्यों के लिए काफी प्रोत्साहन किया। तो बताना इसमें कौन सा कथन सही होगा? तो ये हो जाएगा आपका दोनों कथन सही, ऑप्शन नंबर डी में है दोनों कथन सही। क्वेश्चन नंबर 48 से निम्नलिखित में से किसका संबंध 1915 की बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस से नहीं था पूछना है, बताना है इसमें। ठीक है, तो देखिए बीरेन्द्र नाथ चट्टोपाध्याय हो जाएगा सही और भूपेंद्र नाथ दत्ता ये हो जाएगा सही। लाला हरदयाल भी ये हो जाएगा। गुरबख्श सिंह ढिल्लो ये नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर डी लगा दें सही। क्वेश्चन नंबर 49 है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? वर्ष 1813 में के चार्टर्ड अधिनियम के अनुसार राजस्व प्रशासन को न्यायपालिका के कार्यों से अलग कर दिया गया। और दूसरा है वर्ष 1813 के चार्टर्ड अधिनियम के अनुसार भारत में व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया, किंतु कंपनी के चीन के साथ व्यापार का बरकरार रहा, मतलब चाय का व्यापार बरकरार रहा था। ऑप्शन नंबर सी है। वर्ष 1793 के चार्टर्ड अधिनियम द्वारा बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और अन्य सभी क्षेत्रों को गवर्नर जनरल के पूर्ण नियंत्रण में दे दिया गया। और चौथा कथन है, वर्ष 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा ब्रिटिश अधीन भारत सरकार के कार्यकारी व विधायी कार्यों को अलग कर दिया गया। इसे बताना है कौन सा कथन सही होगा। तो ये हो जाएगा, कौन सा कथन सही नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी है, ये कथन गलत है। वर्ष 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा ब्रिटिश अधीन सरकार के कार्यवाही विधायी को अलग कर दिया गया, ये कथन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, कारावास में डाले जाने वाले पहले भारतीय पत्रकार कौन थे? तो यह थे आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी।
क्वेश्चन नंबर 51 है, बुर्जहोम पुरातत्व स्थल से नवपाषाण युग के अस्थि निर्मित औजारों की जानकारी मिलती है, यह कहाँ पर है? बुर्जहोम जहां पर आए तो याद रखिए जम्मू कश्मीर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जम्मू कश्मीर। और यहाँ पर आदमी के साथ में कुत्ते को भी दफनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 52 है, चारों वेदों में सबसे लघु वेद कौन सा है? सबसे लघु वेद बताना है, ठीक है, लघु वेद हो जाएगा साम वेद। संगीत का भी बात इसमें किया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा, स से साम, स से संगीत, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 53 है, यजुर्वेद में युद्ध है, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र वगैरह है, अथर्ववेद में जदुटोना है, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, किस पाषाण युग के लोगों की चित्रकला में सबसे अधिक रुचि थी? चित्रकला में, तो ये हो जाएगा मध्य पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्नलिखित में से किस पशु के विषय में जानकारी नहीं थी? किसके बारे में जानकारी नहीं थी बताइए? तो ये हो जाएगा सिंह, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिंह। क्वेश्चन नंबर 55 है, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सबसे उत्तरी स्थल मांडा, सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद, सबसे पश्चिमी उत्तर सुरकोटदा लिखा है और सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर लिखा हुआ है। कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? तो इसमें देखिए सुरकोटदा जो है ऑप्शन सी, ये कथन गलत है। सुरकोटदा कहाँ पर है? तो सुरकोटदा हो जाएगा आपका पश्चिमी स्थल, पश्चिमी स्थल ये सबसे पूर्वी स्थल कौन सा हो गया? मांडा हो गया, जो कि जम्मू कश्मीर में होगा। और सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा होगा? सबसे दक्षिणी स्थल आपको दैमाबाद हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र में हो जाएगा। सबसे पश्चिमी स्थल सुरकोटदा, तो ये सुतका गैंडोर होगा, सुतका गैंडोर पाक पश्चिमी होगा, सुतका गैंडोर, ठीक है, ये कथन गलत है ऑप्शन सी में। चलिए, आलमगीरपुर कहाँ है? तो ये यूपी में है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन लोथल के संबंध में सही नहीं है? लोथल यह कैम्बे की खाड़ी के पास स्थित एक पत्तन था और इसका उत्खनन प्रोफेसर SR राव ने किया था। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह था, यहाँ कोई नगर दुर्ग नहीं था। कौन सा कथन इसमें सही नहीं होगा? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह था। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, पाटलिपुत्र में एक किले का निर्माण किसने करवाया था? पाटलिपुत्र में, तो यह हो जाएगा आपका अजातशत्रु, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन तोलका पीयम के संबंध में सही नहीं है? यह तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन साहित्य है, इसकी रचना इलांगो आदिलगल ने की थी। तीसरा है, यह तमिल व्याकरण की एक रचना है। चौथा है, यह संगम काल की राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन 58 को हो जाएगा बी, इसकी रचना इलांगो आदिगल ने की थी, यह कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गुप्तकालीन सिक्कों के संबंध में सही नहीं है? चांदी के सिक्कों को रुपये कहा जाता था और सोने के सिक्कों को दिनार। गुप्त काल के दौरान जारी किए जाने गए सोने के सिक्कों को गुणवत्ता बहुत अच्छी थी। और चौथा कथन है, गुप्तकालीन शासक अनुष्ठान कार्य के पश्चात विशेष सिक्के जारी करते थे। कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल के दौरान जारी किए गए सोने के सिक्के शुद्ध रूप से गुणवत्ता अच्छी थी, यह कथन गलत है, अशुद्ध थी। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, गुप्तकालीन प्रशासक में महादंड नायक किसे कहा जाता था? महादंड नायक, तो देखिए ये हो जाएंगे आपके चीफ जस्टिस, जज, ठीक है, इस समय जज हम लोग के यहाँ, तो वहां पे चीफ जस्टिस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित शासकों में से नागानंद नाटक के लेखक कौन? नागानंद का नाटक के लेखक, तो ये है हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 62 है, कौन सा कथन सही नहीं है? किसके? अमोघ वर्ष के संदर्भ में, तो वह राष्ट्रकूट और राजवंश से संबंधित थे, वह शैव मत का अनुयायी थे और उनकी प्रसिद्ध कृति कन्नड़ भाषा में रचित कविराज मार्ग में है। उन्होंने मालखेड़ नगर में राष्ट्रकूट राजधानी का निर्माण करवाया था। कौन सा कथन सही नहीं होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शैव मत का अनुयायी थे, ये कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 63, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विजयालय राजा राम प्रथम और राजेंद्र प्रथम राजेंद्र द्वितीय, किसने? 63 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राज प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 64 है, ऋग्वैदिक आर्य किसके द्वारा शासित थे? ऋग्वैदिक, तो ये हो जाएंगे वृद्ध जनों द्वारा शासित। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लौह युग के चित्रित भूरे मृद भांड प्राकृतिक संस्कृति के संबंध में सही नहीं है। इस काल के लोग मिट्टी से बने कटोरे और चित्रित भूरी मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे। दूसरा है, चित्रित भूरे मृद भांड स्थलें पूर्वी यूपी बिहार के निकटवर्ती इलाकों में स्थित है। तीसरा है, इस युग के लोग लोहे के हथियारों का भी इस्तेमाल करते थे। और चौथा है, इस काल में कई जनजाति समूहों और राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो कौन सा कथन इसमें सही है?
सही नहीं पूछा है, ठीक है, सही नहीं बताना है। 3 कथन सही है, एक सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चितित भूरे मध्य भांड स्थली पूर्वी यूपी बिहार निकटवर्ती इलाकों में स्थित है, ये कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 66 है, देखिए ये उपनिषद है और ये व्याख्या है, इनको मिलान करना है। तो चलिए मिलाते हैं। इसमें मिलाने वाला कहाँ है? यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ऐतरे, ऐतरे आत्मा और चेतना की उत्पत्ति, ऑप्शन ए हो जाएगा। छादोंग हो जाएगा मंत्रों का लय एवं जाप, और कट हो जाएगा नचिकेता और यम की कथा, मुंडक हो जाएगा सत्यमेव जयते मंत्र का वर्णन। 1 2 3 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर किसमें है? ऑप्शन नंबर 1 में, ए में। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट को अमित्र घात कहा जाता था? अमित्र घात किसको कहा जाता है? यह है आपके ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 68, मौर्य प्रशासन के तहत भूमि कर एकत्रित करने वाले अधिकारियों के एक वर्ग को क्या कहा जाता था? तो यह कहा जाता है एग्रोनोमोई, ऑप्शन ए हो जाएगा एग्रोनोमोई। नेक्स्ट है, बेसनगर स्तंभ शिलालेख में निम्नलिखित में से किसने स्वयं को भागवत के रूप में वर्णित किया है? भागवत के रूप में, तो यह किया है आपका हेलियोडोरस, ऑप्शन डी हो जाएगा हेलियोडोरस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इंडो ग्रीक शासक मैनेंडर का संबंध सही है? उनकी राजधानी साकल में थी। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नहु मिलिंद और नागसेन के बीच एक दार्शनिक वाद विवाद है, कौन सा कथन सही होगा? तो यह हो जाएगा आपका दोनों कथन सही, ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कुषाण वंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने अपने सिक्कों पर स्वयं को माहेश्वर घोषित किया था? माहेश्वर, तो यह है भीम कडफिसेस। क्वेश्चन नंबर 72 है, गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित नासिक अभिलेख निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? तो ये प्राकृत भाषा में लिखा गया होगा, प्राकृत भाषा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राकृत भाषा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर ऐसे मिलान करना है। संगम युग भूमि विभाजन है और भूमि के प्रकार है। तो चलिए बताइए कौन सा कथन इसमें सही होगा। तो देखिए कुरंजी, कुरिंजी, कुरिंजी को मिलाते हैं हम लोग, कुरिंजी हो जाएगा पहाड़ी रास्ते, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। पालय, पालय ये हो जाएगा आपका मरुस्थल, और मल्लाई, मुल्लाई, मुल्लाई हो जाएगा आपका चारागाह से संबंधित है, और नेथल हो जाएगा आपका, नेथल हो जाएगा तटीय। ठीक है, ये 2 1 3 4, 2 1 3 4 किसमें है? 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 74, 74 में है, पांड्य साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? पांड्य साम्राज्य का, तो यह हो जाएगा मछली, ऑप्शन हो जाएगा मछली। मौर्योत्तर काल में श्रेणी या श्रेणी थे, क्या थे मौर्योत्तर काल में? तो ये हो जाएंगे व्यापारियों का एक समूह था। निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? भारत का नेपोलियन किसने कहा था? वी ए स्मिथ ने। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक वराहमिहिर द्वारा लिखी गई थी? वराहमिहिर द्वारा कौन सी पुस्तक? यह है पंच सिद्धांतिका, ऑप्शन बी हो जाएगा पंच सिद्धांतिका, जहां से 5 से याद आए, पंच सिद्धांतिका। ठीक है, अजंता गुफाओं के शैलकृत बौद्ध विहार और चैत्य किस वाकाटक राजा के संरक्षण में बनाए गए थे? देखिए बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको याद कर लीजिए। तो कौन से राजा के संरक्षण में बनाए गए थे? तो ये हो जाएंगे आपके हरिसेन, ऑप्शन सी हो जाएगा हरिसेन। क्वेश्चन नंबर 79 है, गुप्त गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों पर विचार कीजिए और उन्हें छोटी इकाई से सबसे बड़ी इकाई तक व्यवस्थित कीजिए। भुक्ति, ग्राम, विषय, विधि, गुट का प्रयोग करिए, सही उत्तर का चयन कीजिए, बताइए कौन सा सही होगा। तो ये पहले ग्राम हो जाएगा, ग्राम के बाद विधि हो जाएगा, विधि के बाद आपका विषय, और उसके बाद भुक्ति। ठीक है, तो हो जाएगा 2 2 2 4 3 1, ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, एक मिनट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 में निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के जनक और भारत के सबसे पहले ज्ञात खगोल शास्त्री माने जाते हैं? यह आर्यभट्ट है, ऑप्शन ए हो जाएगा आर्यभट्ट प्रथम। 16 जनपदों में से कौन सा कथन सही नहीं है? गंधार, कंबोज, पंचाल, कौशाम्बी। कौशाम्बी, ऑप्शन डी हो जाएगा कौशाम्बी। क्वेश्चन नंबर 82 मिलान करने वाला क्वेश्चन है, तो चलिए मिलान करते हैं। ये यहाँ पे अधिकारी हैं, संबंधित कार्य हैं। व्यवहारिक, व्यवहारिक का हो जाएगा आपका, व्यवहारिक किससे हो जाएगा? न्याय। और सर्वार्थक, सर्वार्थक हो जाएगा सामान्य मामले। गणक हो जाएगा आपका भाग का
भाग का संग्रह होगा? नहीं नहीं नहीं, भाग का संग्रह नहीं, मुख्य लेखाकार हो जाएगा और भाग 2 हो जाएगा भाग का संग्रह। ठीक है, तो 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है, तेलुगु की कृति अमुक्त माल्यदा के लेखक कौन थे? कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे कृष्णदेव राय। नेक्स्ट है, तांडव नृत्य मुद्रा में नटराज की मूर्ति निम्नलिखित में से किस साम्राज्य से संबंधित है? पांड्य, चेर, चोल या पाल? तो ये हो जाएगा आपका चोल, ऑप्शन सी हो जाएगा चोल। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है? बाणभट्ट द्वारा, तो यह है आपका हर्षचरित और पार्वती परिणय, बस इतनी ही है। ऑप्शन डी में है 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 86 है, कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अजमेर में कुव्वल उल इस्लाम मंदिर मस्जिद के निर्माण का श्रेय उन्हें दिया जाता है। दूसरा है, उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया। और तीसरा है, लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? और चौथा है, हसन निजामी फर्रुखदीन उसके शासनकाल में आश्रय प्राप्त लेखक थे। तो इसमें देखिए 86 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजमेर के कुव्वत उल इस्लाम मंदिर का निर्माण उन्हें श्रेय दिया जाता है। ये कथन हो जाएगा गलत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा। अजमेर कुव्वत उल इस्लाम का मंदिर इल्तुतमिश ने करवाया था, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देख लीजिए। 87 है, एकता प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यह कृषि पर लगाने की एक प्रथा थी, कर था, टैक्स, कृषि पर टैक्स था। या इसमें तो ये कथन सही हो जाएगा। और इसमें वंशानुगत प्रावधान था, वंशानुगत नहीं था, ऑप्शन बी हो जाएगा गलत। ऑप्शन बी को सही कर देंगे। 2 3 सही, सी और डी सही हो जाएंगे। इसके अंतर्गत एक अधिकारी को वेतन के बदले एक क्षेत्र के राजस्व का अनुदान दिया जाता था। और चौथा है, इसने सल्तनत के दूरस्थ हिस्से को केंद्र सरकार से जोड़ने में सहायता की थी। ये सही है। ऑप्शन बी इसमें गलत है, ऑप्शन बी सही कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 88, सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? सैयद वंश, देखिए अभी क्वेश्चन आया भी था, आरओ में इसमें क्वेश्चन आया था, सैयद वंश के संस्थापक। तो ये हो जाएंगे खज्र खां, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह नक्शबंदिया सूफी ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार के अनुयायी था। चंदेरी का युद्ध 1827 में बाबर और मालवा के राजपूत शासक मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था। कौन सा कथन सही होगा इसमें? दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा 1 और 2। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 90 में देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो कह रहा है कि हुमायूं ने लाहौर में जमाली मस्जिद एवं ईसा खान मस्जिद का निर्माण कराया। इन्होंने कुछ करवा ही नहीं पाया था, ऑप्शन नंबर ए ही गलत हो जाएगा। तो बाकी सही होंगे, पढ़ लीजिए। शेरशाह सूरी ने रोहतास किला बनवाया, जो पाकिस्तान में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। और शेरशाह सूरी के समय में मौजा प्रशासन का निम्नतम स्तर था। और चौथा है, हुमायूं का मकबरा 1570 ईस्वी में बनाया गया था और 1993 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थॉमस रो उनके दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज थे और उनका अंतिम अभियान 1601 ईस्वी में गोलकुंडा के विरुद्ध था। कौन सा कथन सही होगा? तो ये हो जाएगा, दोनों कथन गलत है। ठीक है, देख लीजिए क्यों गलत है। राल्फ फिच पहला अंग्रेज व्यक्ति था जो अकबर के दरबार में आया था। वह लंदन के एक सज्जन व्यापारी थे एवं मेसोपोटामिया, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर, भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा करने वाले शुरुआती अंग्रेज यात्रियों और व्यापारियों में से एक था। और इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। और दूसरा क्यों गलत है? देखिए, सर थॉमस रो को जहांगीर दरबार ने भेजा गया था। शुरुआत में सूरत के बंदरगाहों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज पहुंचे थे। सर थॉमस रो ने 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में का दौरा किया। जो उस समय मुगल सम्राट था, उन्होंने सूरत में व्यापार करने की अनुमति आसानी से प्राप्त कर ली। 1618 ईस्वी में अब तक 3 वर्षों तक जहांगीर के दरबार में रहा। तो दूसरा कथन के बारे में कि अकबर की अंतिम अभियान 1601 ईस्वी में असीरगढ़ खान देश के विरुद्ध था, इसलिए दूसरा कथन हो जाएगा गलत। गोलकुंडा नहीं, असीरगढ़। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने वाला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर सूची दिया है, वाकिया नवीस, दरोगा ए डाक और मुकद्दम मतुसदी। और यहाँ पे सूची 2 दिया गया कौन कौन से होंगे। तो चलिए मिलाते हैं। वाकिया नवीस समाचार से होता है, देखिए समाचार विवरण करने वाला है। और दरोगा ए डाक किससे होगा?
तो दरोगा अड्डा देखिए ये डाक माध्यम है। डाक माध्यम किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका संचार माध्यम से। और उसके बाद तीसरा आपका क्या दिया है मुकद्दम। मुकद्दम किससे है, तो मुकद्दम ये ग्राम का मुखिया है, ग्राम का मुखिया है, ऑप्शन नंबर ये 1 में है। उसके बाद बंदरगाह का गवर्नर कौन हो जाएगा, तो बंदरगाह का गवर्नर हो जाएगा आपका मुतसद्दी। तो ये हो जाएगा आपका 4 2 1 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, कौन सा कथन सही नहीं है अकबर के भू राजस्व प्रशासन के संबंध में। अकबर ने 10 साला भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की, और दूसरा है चाचर भूमि पर प्रत्येक वर्ष खेती की जाती थी, और तीसरा है अकबर ने किसानों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया, और चौथा है बटाई या गल्लाभ बख्शी भू राजस्व के मूल्यांकन प्रणालियों में से एक थी। कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चाचर भूमि में प्रत्येक वर्ष खेती की जाती थी, ये कथन गलत है, ये 3 से 4 वर्ष पे की जाती थी ना। चाचर जो 3 या 4 वर्ष में होती थी। देखिए 4 प्रकार की खेती के बारे में बताया गया है, पोजल, परती, चाचर, बंजर। पोजर 1 वर्ष में खेती की जाती है, परती 2 वर्ष में, चाचर 3 से 4 वर्ष में, बंजर जो है 5 से अधिक में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। गोविंद गोविंद देव मंदिर नासिक, बीबी का मकबरा औरंगाबाद, एतामुद्दौला का मकबरा आगरा, पंचमहल फतेहपुर सिकरी। तो कौन सा इसमें होगा, तो ये देखिए गोविंद, ये कथन गलत हो जाएगा, गोविंद देव मंदिर नासिक। क्वेश्चन नंबर 95 पे, निम्नलिखित में से किसने बाबरनामा की फारसी में अनुवाद किया था। बाबरनामा का तो ये हो जाएगा अब्दुल रहीम खान ए खाना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, 96 में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डोमिंगो पेस एक पुर्तगाली व्यापारी था जो राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान भारत आया था, और फ्रैंकोइस बर्नियर ने मुगल शहरों को कैप टाउन के रूप में वर्णित किया। इसमें बताना है उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूफीवाद में सुअर का अर्थ है, सूफीवाद में सुअर का अर्थ हो जाएगा सहिष्णुता का पालन करना, ऑप्शन डी, सुहर, सुअर नहीं सुहर। क्वेश्चन नंबर 98 में है, मराठा स्थानीय और प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में आरोही क्रम में कौन सा निम्नलिखित में से सही क्रम है। तो देखिए मौजा, परगना, तरफड़ प्रांत और प्रांत, ऑप्शन ए हो जाएगा सही है। ठीक है, इसका ये मिलान सही है। नेक्स्ट है, मोदी लिपि का उपयोग, मोदी लिपि का उपयोग निम्नलिखित में से किस दस्तावेजों में किया गया था। मोदी लिपि मराठा में किया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान दर्शन में सुमेलित नहीं है। दर्शन में सुमेलित नहीं है, शंकराचार्य अद्वैत, रामानुजाचार्य विशिष्ट। देखिए रामानुजाचार्य विशिष्ट ये सही होता है हमेशा, निम्बार्क द्वैतावाद और वल्लभाचार्य द्वैत। द्वैतावाद अद्वैतावाद कहा गया भाई, तो देखिए इसमें वल्लभाचार्य के जो द्वैतावाद लिखा है ये द्वैत है, ये कथन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों की हार के साथ समाप्त हुआ, और दूसरा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में सर आयर कूट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने हैदर अली को पराजित किया। तीसरा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में लॉर्ड मिंटो के नेतृत्व में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया। ये कथन सही है, ऑप्शन सी। तो बाकी कथन गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी को सही कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए, कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। पिंडारी का युद्ध, अरकोटा का युद्ध, प्लासी का युद्ध, प्रथम कर्नाटक का युद्ध। तो देखिए सबसे पहले तो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, प्रथम कर्नाटक युद्ध बाद अरकोटा का युद्ध हुआ, उसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ, फिर उसके बाद पिंडारी युद्ध हुआ था। समय जान जाइए। तो पिंडारी का युद्ध हुआ था आपका 1817-18 में। पिंडारी का युद्ध कब हुआ था, 1817, लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, 1817 में हुआ था। ठीक है, 17-18 में। और उसके बाद 31 अगस्त 1751 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्नाटक आरकाट की लड़ाई हुआ था। कब हुआ था, 1751 में, और ये हुआ था 31 अगस्त। ठीक है, 1751 31 अगस्त। उसके बाद 1757 23 जून, ये तो सबको याद होगा, प्लासी का युद्ध हुआ था। और उसके बाद 1740 से 48 में प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 103 है, सिख आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। गुरु नानक ने चक रामदास की आधारशिला रखी, जिसे अब अमृतसर कहा जाता है। और दूसरा है गुरु अंगद ने लंगर सामुदायिक रसोई की अवधारणा पेश की। तीसरा है गुरु अर्जुन देव ने पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि को मानकीकृत और लोकप्रिय बनाया। और चौथा है गुरु हरगोविंद ने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की। तो बताना इसमें कौन सा कथन सही है।
इसमें केवल देखिए ऑप्शन डी सही है। ठीक है, गुरु हरगोबिंद ने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की। तो गुरु नानक सिख के धर्म संस्थापक थे, जिनका जन्म लाहौर के पास तलवंडी में लेखाकार के एक सम्मानित परिवार में हुआ था, जिन्होंने लंगर सामुदायिक रसोई की अवधारणा पेश की थी। किसने? गुरु नानक सिख थे, गुरु नानक ने किया था, ये किया था इन्होंने रसोई के। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 है, शिवाजी के शासनकाल में सर ए नौबत किसको कहा जाता था? सर ए नौबत, तो यह कहा जाता सैन्य कमांडर को। बंगाल के निम्नलिखित नवाबों में से किसने मुगल सम्राट को कर देना बंद कर दिया था? तो ये थे आपके अलीवर्दी खां, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराधिकारी राज्य नहीं है जो उत्तरकालीन मुगल शासकों के दौरान अस्तित्व में आया? तो ये हो जाएगा आपका मैसूर, ऑप्शन सी हो जाएगा मैसूर। नेक्स्ट है, अहमद सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अहमद सल्तनत का किया गया था मलिक अहमद शाह बहारी, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्नलिखित में से नागालपुरम के संस्थापक कौन थे? नागालपुरम, तो ये जगह कृष्णदेव राय। नेक्स्ट है, गोलकुंडा सल्तनत पर निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था? तो यह शासन था आपका कुतुबशाही राजवंश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहमनी साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन बहमन शाह ने प्रशासन का सामंती प्रारूप बनाया। दूसरा है, दौलताबाद के निकट फिरोज शाह बहमनी द्वारा एक वैधशाला बनवाई गई थी। तो कौन सा कथन इसमें सही होगा? दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉकी विश्व कप 2023 में प्रथम उप विजेता रहा था? तो यह बेल्जियम, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया? ऑनलाइन गेमिंग के लिए बोल रहा है, तो ये शिलांग, ऑप्शन ए हो जाएगा। शिलांग किसकी राजधानी है? नेक्स्ट है, भारत के 78वें यानी 78 ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? बहुत चर्चा में है ना, बताइए। कौस्तव चटर्जी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पदक विजेताओं पर विचार कीजिए। मुलायम सिंह यादव, श्रीनिवास वर्धन, जाकिर हुसैन, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों के तीनों सही है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व का पहला ताड़पत्ता पांडुलिपि संग्रहालय स्थापित किया गया? ताड़पत्ता, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केरल। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर टेंट सिटी का उद्घाटन किया? टेंट सिटी, तो यह है वाराणसी। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाई है, और उन्होंने वाराणसी में टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया है। कई अन्य अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का आधारशिला भी रखी है। यह गंगा नदी के तट पर स्थित 40 ऐतिहासिक स्थलों का पता लगाएगा। यह 27 नदी प्रणालियों को पार करेगा। 51 दिनों के क्रूज यात्रा में 50 पर्यटन स्थलों की यात्रा बनाई गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य को पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य घोषित किया गया है? तो यह है केरल, ऑप्शन सी हो जाएगा। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया है, कहाँ किया गया था? इंदौर में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी के नीचे भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो प्रारंभ हुआ है? बताइए कौन सी? हुगली है। कहाँ पे हुगली नदी है? बताइए हुगली नदी कहाँ पर है? कोलकाता में है। क्वेश्चन नंबर 120, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सियोम ब्रिज का निर्माण किया गया है, तो यह है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, तमु लोसर द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है, तो यह हो जाएगा नेपाली, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है? तो यह है कोल्लम। विश्व का सबसे बड़ा पूर्ण क्षमता वाले हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया, कहाँ किया गया है? तो यह है राउरकेला में, ऑप्शन सी हो जाएगा राउरकेला। राउरकेला कहाँ है? तो देखिए, बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम आधिकारिक तौर पर विश्व के सबसे बड़ी क्षमता वाले हॉकी स्टेडियम के रूप में मान्यता दी गई है। यह भारत का राउरकेला स्थित है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अधिकारियों के 9 विजेता विश्व चैंपियन जर्मनी के विरुद्ध भारत के प्रे लीग मैच से पहली भीड़ के सामने उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की इस आश्रय का एक प्रमाण पत्र सौंपा गया है। क्वेश्चन नंबर 124 है, निम्नलिखित में से किस शहर को आंध्र प्रदेश की नवीन राजधानी घोषित की गई है? तो यह विशाखापत्तनम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है? तो यह किया है क्रोएशिया ने। नेक्स्ट है, हाल ही में मिसाइल पृथ्वी सेकंड खबरों में थी, तो यह किसके लिए थी? तो यह हो जाएगा, यह सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है।
और वर्ष 2023 के गणतंत्र दिवस परेड सर्वप्रथम गणतंत्र दिवस 2023 के बारे में कह रहा है। झांकी इस पुरस्कार निम्नलिखित में किसको प्रदान किया गया है? उत्तराखंड को किया गया था। बताइए 2024 से किसको किया गया है? चलिए मैं बता देता हूँ। पहला गुजरात को है, दूसरा बहुत चर्चा में है, बताइए किसका है दूसरा 2024 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नाटू नाटू गीत या गीतकार जिसे गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है चंद्र बोस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एक दिवसीय क्रिकेट इतिहास में निम्नलिखित में से कौन दोहरा शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र का क्रिकेटर बन गया है? कौन है ये? शुभमन गिल, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार ने अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता? तो यह है रिकी केज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर काला घोड़ा काला महोत्सव संबंधित है? काला घोड़ा काला महोत्सव हो जाएगा मुंबई। चलिए क्वेश्चन नंबर 132 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने नेशनल जियोग्राफी पिक्चर्स ऑफ द ईयर जीता है? किसने जीता है? तो यह जीता है कार्तिक सुब्रमण्यम। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा आईपी सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो यह है आपका 42वां। क्वेश्चन नंबर 134 है, निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? विश्व बैंक का अध्यक्ष अजय बंगा। व्यक्ति हैं, संबंधित क्षेत्र हैं, कौन सा कथन सही नहीं है? कनक बोल रहा है, कनक रेले मोहनी अट्टनम, जेसवन एल्डिन लॉन्ग जंपर, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर भारतीय खेल निशानेबाजी और रचित रविंद्र शतरंज। ये हो जाएगा ऑप्शन डी, रचित रविंद्र शतरंज। ये कथन गलत है, ये क्रिकेट से है, ठीक है। नेक्स्ट है, विघ्नेश एनआर खिलाड़ी हैं हॉकी क्रिकेट शतरंज फुटबॉल। ये हो जाएंगे शतरंज, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसने विक्ट्री सिटी उपन्यास लिखा है? तो यह है सलमान रुश्दी। याया सो झील हाल ही में चर्चा में रहा, यह स्थित है लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, हिमाचल में। तो ये हो जाएगा लद्दाख में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इनमें से किस फिल्म ने वर्ष 2023 में वाफ्टा पुरस्कार जीता? वाफ्टा पुरस्कार, तो यह है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। नीति आयोग के लिए नए सीईओ कौन बना है? बताइए कौन बना है? वीवीआर सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी। देखिए श्री वीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में शामिल हुए हैं। 1987 बैच के ये भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी आईएएस ऑफिसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्ष 2023 में रणजी ट्रॉफी जीती गई है? रणजी ट्रॉफी, तो ये जीती गई है सौराष्ट्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय था? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय, तो ये हो जाएंगे आपके वैश्विक कल्याण के लिए, वैश्विक विज्ञान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सामाजिक विकास आयोग CSOCD के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था रुचिरा कंबोज। ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है आपका एन जोकोविच। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिथियम के भंडार पाए गए हैं? लिथियम के भंडार पाए गए हैं रियासी में, ऑप्शन डी हो जाएगा रियासी। तो भारत को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार मिला है। यह दुर्लभ तत्व का 7वां सबसे बड़ा भंडार हो सकता है, जो विश्व के सभी भंडार का लगभग 5.7 है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नया नाम है? बताइए कौन सा नाम है? अमृत उद्यान कर दिया गया इसका नाम, अमृत उद्यान। मुगलिया गार्डन से क्या हो गया? अमृत उद्यान। नेक्स्ट है, भारी भूकंप के दौरान तुर्की तथा सीरिया की सहायता के लिए भारतीय सेना द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया था? तुर्की और बताइए तुर्की के लिए, तो यह है ऑपरेशन दोस्त। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा द पॉवर्टी या पॉलिटिकल इकोनॉमिक उपन्यास लिखा गया है? द पॉवर्टी और पॉलिटिकल इकोनॉमिक, तो यह है आपके सुमन बेरी, ऑप्शन सी हो जाएगा। सुमन बेरी हो जाएंगे, नहीं, सॉरी, मेघनाथ देसाई, ऑप्शन बी हो जाएगा मेघनाथ देसाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है कि तर्कस अभ्यास ये कहाँ पे किससे हो रहा है? तो ये हो जाएंगे आपके राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG तथा अमेरिकी विशेष अभियान बल, ऑप्शन बी से, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज थीम ऑफ द वर्ल्ड वेटलैंड डे 2023? तो ये हो जाएगा वेटलैंड रेस्टोरेशन, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चलिए तो इसी के साथ में ये 150 क्वेश्चन आपके पूरे हुए हैं, और
आप लोग ऐसे ही लगातार इसको वीडियो को टेस्ट करते रहिए, क्योंकि टेस्ट करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं, किस पैटर्न क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, देखिए इसने दृष्टि ने किस प्रकार से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन को कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा क्वेश्चन सही है, बार बार उसको चिन्हित करके लाया गया है। तो बहुत सारे इस पे मेहनत किए जाते हैं, तो आप लोग भी इसको लगातार पढ़ते रहिए। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।